तो पहला घटनाक्रम तो है 1998 से जस्ट पहले 1998 में, चूंकि 96-97 से जुड़ा, 98 के जस्ट पहले जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो हमारे एक कार्यक्रम में आए। तब उन्होंने कहा, हमने कहा कि भाई इस लघु उद्योगों का भला नहीं हो पा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियां खूब आ रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि जब तक लघु उद्योग मंत्रालय अलग से नहीं बनेगा तब तक इसका भला नहीं होगा। अच्छा। तो वाजपेयी जी ने कहा ठीक है, मेरी अगर सरकार आती है, हमारी सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो हम लघु उद्योग मंत्रालय अलग से बनाएंगे ताकि लघु उद्योग के लोगों को सोचा जाए। तो हम उस समय दिल्ली के अधिवेशन में थे और थोड़े दिनों बाद में वाजपेयी जी की सरकार बनी और 1998-99 के दोनों जो वाजपेयी जी की सरकार बनी तो भारतवर्ष के अंदर लघु उद्योग मंत्रालय घोषणा की गई। पहली बार मंत्रालय बना और हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया वो पहली भारत सरकार के अंदर लघु उद्योग मंत्री बनी। और उसके बाद में भी क्या है कि वोट क्लब की एक रैली थी 25 फरवरी 1993 की। 25 फरवरी 1993 तक संघर्ष रहा कुछ समय तक। जैसे ही कार सेवा से आए उसके बाद में कुछ अंडरग्राउंड रहे, क्योंकि यहाँ सरकार चली गई थी भैरू सिंह जी की और बर्खास्त कर दिया था और कांग्रेस जैसे ही आया उस समय कुछ गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। तो हमारे को निर्देश मिला, लेकिन फिर भी 25 फरवरी को वोट क्लब की रैली से आया, आते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। गिरफ्तार करके मैं 6 दिन तक पूर्णतया जैसे ही मैं जेल में गया भूख हड़ताल पे था। कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा एक पावर हाउस है। उस पावर हाउस में एनर्जी जनरेट होती है, वहां से व्यक्तित्व निर्माण की उसको पाठशाला कहा जाता है और उस पाठशाला से निकलकर समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ता अलग अलग काम करते हैं। जैसा संघ का निर्देश होता है बिना किसी किंतु परंतु के उस प्रकार के काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से शुरू होकर सेवा भारती से होते हुए कभी विश्व हिंदू परिषद तक पहुंचती है, कभी पहुंच जाती है व्यापारियों तक, उद्यमियों तक, कभी पहुंचती है मजदूर और किसान तक, कभी पहुंचती है विद्यार्थी और राजनीति तक। ये अलग अलग राहें समाज जीवन की होंगी और इन राहों में आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां स्वयंसेवक नहीं पहुंचा होगा और ये केवल और केवल संभव हुआ है संघ की शाखा के कारण। तो ऐसे ही एक कार्यकर्ता आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं जिनका सफर शुरू होता है संघ की शाखा से, लेकिन अलग अलग विविध संगठनों में काम करते करते और एक ऐसा संगठन जिसे हम कह सकते हैं कि जिसने समृद्ध भारत बनाने का एक स्वप्न देखा, लघु उद्योग भारती, उस लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले श्रीमान ओम प्रकाश जी मित्तल आज हमारे स्टूडियो में हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विवेकानंद जी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 1970-71 से जुड़ा जी। डीडोना जहां राजस्थान के अंदर संघ का प्रारंभ हुआ वहां से मैं स्वयंसेवक बना जी। और डीडोना के अंदर 1970-71 में मैं 10वीं क्लास में जब पढ़ता था, माननीय नंदलाल जी जोशी से मेरा संपर्क आया। उस समय वो जिला प्रचारक के नाते वहाँ डीडोना के अंदर थे। नंदलाल जी वही जिनको आजकल बाबा जी कहा जाता है। बाबा जी, बस वही श्री गुरु जी जैसा स्वरूप है, श्री गुरु जी जैसा स्वरूप है उनका जी। और नंदलाल जी जो है वो मेरे प्रेरक रहे हैं और प्रेरणादायी रहे हैं। मैं उनके सानिध्य के अंदर संघ की शाखा से जुड़ा और कम से कम उसी समय 73 तक मैं डीडोना के अंदर संघ शाखा में गया। अच्छा। 73 के बाद में 1 साल तक में 74 के अंदर में नागौर के अंदर 73-74 में नागौर जिला हेडक्वार्टर है, वहाँ व्यवसाय के नाते हम शिफ्ट हुए और वहाँ 1 वर्ष किया। अच्छा। 74 के संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष के बाद में मैं बाड़मेर प्रचारक के नाते चला गया। अच्छा। विस्तारक 74 से लेके 77 एंड तक में संघ में विस्तारक प्रचारक के नाते रहा। 74 से 77। जब मैं संघ के प्रचारक के विस्तारक के नाते था तो बाड़मेर में मैं था उस समय। माननीय कृष्ण भैया जी के साथ में मैंने को सानिध्य मिला। कृष्ण भैया जी मुझे जोधपुर से जैसलमेर होते हुए बाड़मेर लेके गए। अच्छा। उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय वहाँ डेजर्ट के अंदर जो है, पूरा रेगिस्तान के अंदर जो है पानी की उपलब्धता नहीं थी। तो प्रथम शिक्षा मैंने कृष्ण भैया जी से ली
अच्छा। उन्होंने कहा यहाँ का वातावरण रेगिस्तान का है, नागौर भी रेगिस्तान का है, लेकिन वो ज्यादा रेगिस्तान था बाड़मेर और जैसलमेर, जहाँ बरसात बहुत कम हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पानी को भी बचा के रखना। जी। और बहुत कठिन परिस्थितियों के अंदर उस समय में बाड़मेर के अंदर छोटा सा एक दो कमरे का कार्यालय था, जी। जिला हेडक्वार्टर कार्यालय था, उसमें मैं रहता था। और संयोगवश 75 के अंदर मैं द्वितीय वर्ष के लिए झुंझुनू ओटीसी केंद्र गया। माननीय ब्रह्मदेव जी के साथ में, जो उस समय प्रांत प्रचारक थे, हाँ। वो उस समय ओटीसी में थे। और संजोग से 25 जून 1975, जिस समय ओटीसी का समापन था द्वितीय वर्ष का, उसी समय इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगी। तो इमरजेंसी में आप बाहर ही रहे या आपका भी जेल जाना हुआ? इमरजेंसी के अंदर जैसे ही मैं 75 में 25 जून को इमरजेंसी लगी, 26 जून को संघ पर फिर प्रतिबंध आया। प्रतिबंध आने के बाद में मुझे निर्देश मिला कि मैं बाड़मेर वापस कार्य क्षेत्र के लिए जाना है मुझे। तो बाड़मेर जब मैं पहुंचा तो देखा कि उस समय तक सारे संघ के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, उसमें गोविंद जी खत्री, पुखराज जी गुप्ता, चतुमल जी, सब लोग जो है उस समय, लगभग करण सिंह जी उस समय जिला प्रचारक थे हमारे। अच्छा। वो सब जेल में गिरफ्तार हो चुके थे। जैसे ही इमरजेंसी लगी और संघ प्रतिबंध लगा, वो सब जेल में जा चुके। तो मेरे ऊपर उसको अंडरग्राउंड एक्टिविटी का चलाने का बहुत बड़ा कार्यभार मेरे ऊपर आ गया। तो हम लोग उसके बाद में भूमिगत एक्टिविटी को हम चलाते रहे। साइक्लो स्टाइल से पेपर निकालते थे, पर्चे बांटते थे, इमरजेंसी के अंदर घरों के अंदर सप्लाई करते थे। मेरे साथ में रतन लाल अग्रवाल जो है, एक काका नाम से जानते हैं, वो आजकल जोधपुर है। एक वासुदेव जी प्रजापति जो विद्या भारती में काफी बड़े पद तक काम करके, वो भी आजकल जोधपुर है। तो दोनों और मैं, तीनों मिलकर के विशेष रूप से इस भूमिगत कार्य को चला रहे थे। और भूमिगत कार्य चलाते वक्त बड़ी कठिनाई थी। सीआईडी इंस्पेक्टर से बच के चलना पड़ता था। बिल्कुल। और समाज के साथ में भी वो पेम्पलेट देना था, तो सुबह सुबह जल्दी भोरे जल्दी जो है 4-5 बजे ही हम लोग ये पेम्पलेट अंदर घरों में डालने के लिए लोगों को, बच्चों को लेकर के डलवा देते थे। और फिर दिन भर के अंदर इधर उधर रहना होता था। पर हमारी सूचना का तंत्र उस समय कोई टेलीफोन या कोई साधन तो था नहीं। हाँ। संघ के कार्यकर्ताओं के थ्रू अंडरग्राउंड सूचनाएं आती थी। कोई न कोई कार्यकर्ता मैसेज को लेके आता था। उस समय ये संघ के प्रदेश के लोग भी, माननीय कृष्ण भैया जी, माननीय सोम सिंह जी और अन्य अनेक प्रचारक, क्षेत्र संचालक, प्रांत संचालक, उसमें क्षेत्र नहीं था, प्रांत था, प्रदेश ही था, पूरा एक प्रदेश था। प्रदेश संचालक राधाकृष्ण रस्तोगी, ये सब गिरफ्तार हो चुके थे। तो उस समय लेकिन माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत तो भूमिगत थे, वो गिरफ्तार, अंत तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत पूरे राजस्थान प्रदेश का कार्यभार संभाले हुए थे। मेरे पास चूंकि बाड़मेर जिले का काम मैं देखता था, क्योंकि बाकी लोग गिरफ्तार हो गए, था पूरे जिले की जिम्मेदारी मेरे पास में भूमिगत कार्य करने के लिए बालोतरा, समदड़ी, सिवाना, चोटन, बाड़मेर, बायतू, ये सारे क्षेत्र के अंदर में जाकर के स्वयंसेवकों को प्रेरित करता, फिर अंडरग्राउंड से उनको तैयार करता, फिर आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन के लिए आगे बढ़ते हुए हम चलते थे। अच्छा, जानना ये चाहेंगे, ये तो बहुत लंबी यात्रा है और अलग अलग उसके जो पड़ाव हैं उन पर भी हम आएंगे। पहली बार संघ की शाखा में कैसे जाना हुआ, कुछ ध्यान आ रहा है वो संस्मरण, जब संघ की शाखा में पहली बार गए? क्या आयु क्या रही होगी? मेरी आयु उस समय 13.5 साल 14 साल की थी। मैं 10वीं में पढ़ता था, छोटी उम्र में 10वीं में आ गया था। हाँ। थोड़ा पढ़ाई में तेज था, इसलिए जल्दी 10वीं के अंदर मैंने पास किया था। और तो मैं करीबन 13.5 साल की उम्र में ही संघ की शाखा में गया। किशोर अवस्था में संघ में व्यक्ति निर्माण का जो आधार है, उस व्यक्ति निर्माण के निमित्त खेल कूद के माध्यम से शाखा में रहे। और चूंकि सानिध्य माननीय नंदलाल जी का मिला था, इसलिए वो तुरंत ही परिपक्वता उसमें आ गई। निश्चित रूप से जिन नंदलाल जी की बात यहाँ अभी हो रही है, उनको संघ के कार्यकर्ता बाबा जी के नाम से जानते हैं, और जो उनको जानते पहचानते हैं उन्हें पता भी होगा कि उनका स्वरूप जो है वो बढ़े हुए केश, बढ़ी हुई दाढ़ी, और संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक हुए परम पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर श्री गुरु जी, उनकी सी छवि उनमें दिखती है।
और अध्ययन में उन्होंने भी इंजीनियरिंग की है, लेकिन खास बात यह है कि संघ के बहुत से गीत उन्होंने लिखे हैं और गीत ही नहीं अपितु बाबा जी के लिए कहा जाता है कि संगीत में भी बहुत निपुण है। जहाँ बैठते हैं वहाँ भजन संध्या प्रारंभ हो जाती है। उनके लिखे हुए बहुत से गीत संघ के कार्यक्रमों में आज भी गाए जाते हैं, चाहे वो पर्यावरण की बात हो या फिर मेरे को ध्यान आता है एक गीत बहुत उनका जो कार्यकर्ताओं में बहुत मस्त प्रसिद्ध फकीरी है, धारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। और इस गीत के माध्यम से भी प्रचारकों को और गृहस्थी कार्यकर्ताओं को जिस तरीके का संदेश मिलता है अपने आप में बहुत अनूठा है। और खुद गीत लिखते हैं और खुद फिर उसका संगीत भी तैयार करते हैं, कैसे ऊंचे सुर तक वो लेके जाते हैं, बहुत अद्भुत मामला है। तो आपका तो खैर आपकी जो संघ में जो आगे बढ़े आप नंदलाल जी की प्रेरणा से निश्चित रूप से बहुत कुछ प्रभाव उनका भी रहा होगा जीवन में। संघ शिक्षा वर्ग जो है शिक्षण आपका कब कब किस प्रकार से हुआ? मेरा संघ शिक्षण वर्ग 74 में प्रथम वर्ष हुआ, 75 में द्वितीय वर्ष हुआ। अच्छा। उसके बाद में विस्तारक प्रचारक बन गया और इमरजेंसी के अंदर अंडरग्राउंड रहना हुआ। तो 75 में जो द्वितीय वर्ष हुआ वो इमरजेंसी के ठीक पहले हुआ। और मैंने जैसे कहा कि 75 में इमरजेंसी 25 जून को लगी, वो लास्ट दिन था वर्ग का, और उसी दिन इमरजेंसी लगी तो हम लोग छूट के सीधा बाड़मेर गए। पहुंचने के अंदर सब लोग कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए थे इमरजेंसी में। आपने जो नंदलाल जी का जिक्र किया जी, आपने जो उनका बताया कि परम पूज्य श्री गुरु जी का उनका चेहरा दिखता है, तो एक बहुत छोटी सी घटना में इसमें विश्लेषण रूप से करूंगा। मेरा प्रथम पुत्र अर्पित, जिनको काफी लोग अभी जानते हैं, महानगर सीए शाखा प्रमुख है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की शाखा लगाता है और वो इसने भी द्वितीय वर्ष किया है। वो जब छोटी अवस्था में था, 3-1 साल की अवस्था होगी, तो नागौर मेरे घर के ऊपर नंदलाल जी भोजन करने के लिए आए हुए थे। परम पूज्य श्री गुरु जी और डॉक्टर साहब का चित्र लगा हुआ था। उनसे जब पूछा कि कौन है, बोले जो चित्र वाले बाबा जी जो है, जो गुरु जी की तरफ इंडिकेट करते हैं, बोले ऊपर जो चित्र है वही यहाँ बैठे हैं। तो आपने जैसे कहा कि वो गुरु जी के हूबहू लगते हैं, तो वो एक प्रमाण है। मेरे परिवार के अंदर में मेरे बड़े पुत्र ने भी कहा कि वो गुरु जी का जो स्वरूप है वो लगता है जी। तो एक तो है। दूसरा, इमरजेंसी के अंदर जैसे मैंने कहा, मैं आपातकाल के अंदर ये व्यक्ति निर्माण के कार्य करते करते वहाँ शाखा लगाते लगाते जब इस प्रकार से इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में अंडरग्राउंड एक्टिविटी करते रहे। एक घटना का जिक्र मैं जरूर करूँ। जब इमरजेंसी आपातकाल के अंदर जब बाकी सारे गिरफ्तार हो गए, मेरे पे ही दायित्व था। एक बार लाल सागर जो अभी बड़ा अच्छा केंद्र बना है जोधपुर के अंदर, उस लाल सागर अभी जो समन्वय बैठक हुई संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई थी, वही लाल सागर तो पहले छोटे स्वरूप में था। उस लाल सागर में हमारे अंडरग्राउंड एक्टिविटी भूमिगत बैठ के होती थी, लक्ष्मण सिंह जी लेते थे। एक दिन मेरे पास सूचना आई, ठंड का वातावरण था, दिसंबर का महीना था, मुझे सूचना आई तो मैं जोधपुर बैठक के लिए आ रहा था। पूरे राजस्थान प्रदेश की या जोधपुर उस समय एक ही प्रांत था, राजस्थान प्रांत, जोधपुर के अंदर अंडरग्राउंड बैठक सूचना के निमित्त में आया। उसमें बाड़मेर से एक 10:30 बजे ट्रेन चलती थी और सुबह 4:30-5 बजे जोधपुर पहुंचती थी। अच्छा। तो मीटर गेज की ट्रेन थी, उसमें ब्रॉड गेज बना नहीं था। तो मैं जैसे ही वहां ट्रेन के अंदर बैठने के लिए चढ़ा, तो मेरे साथ में एक सीआईडी इंस्पेक्टर, जो भूमिगत एक्टिविटी हम कर रहे थे, तो एक सीआईडी इंस्पेक्टर गांग करके थे। अच्छा। वो गांग साहब जो है मेरे साथ साथ में ही वो मेरे सीट के पास आकर के बैठ गए। तो मैंने देखा कि वास्तव में ये सीआईडी इंस्पेक्टर बैठा है और कहीं कहीं मुझे अब गिरफ्तार करेगा। तो अब ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, तो मैंने यही सोचा कि जोधपुर अगर बैठक में जाएंगे तो सब लोग गिरफ्तार में आएंगे। तो मैंने समदड़ी एक स्टेशन आता है, बाड़मेर से जोधपुर समदड़ी स्टेशन आता है, रेलवे का बड़ा जंक्शन था उस समय, अभी भी जंक्शन है अभी। तो समदड़ी जंक्शन के अंदर मैंने देखा कि उसको नींद आ गई और ट्रेन रुकी हुई थी। मैं नीचे से चुपके से नीचे उतर गए और बड़ा ध्यान से देखता रहा कि कहीं उसको नहीं आ जाए, नींद नहीं खुल जाए उसकी, वो नीचे उतर गया तो मुश्किल हो जाए। लेकिन जब ट्रेन चलने लगी तब तक वो नीचे नहीं उतरा। तब मैं, ठंड का वातावरण था, पूरे कपड़े भी नहीं थे, समदड़ी जैसी स्टेशन के तो भयंकर ठंड थी रेलवे की। और वहां हमारे गोविंद जी सोनी करके दाढ़ी वाले बाबा जी थे, जो रेलवे स्टेशन मास्टर थे। अच्छा। मैं उनको जानता था, संघ के स्वयंसेवक थे, पर सरकारी नौकरी में थे। तो मैं रात को 1:30 बजे के आसपास की बात होगी, 1 बजे के आसपास, मैं उनसे गोविंद जी सोनी से मिलने के लिए घर पे गया। लेकिन वो घबराए हुए थे कि आप ओम जी, इस समय मैं इमरजेंसी लगी हुई है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ,
आप घर पे आए हैं, मैंने उनको कहा कि सीआईडी इंस्पेक्टर भांग मेरे को, तो वो जरा घबरा गए। और उन्होंने थोड़ा चाय पिलाया और कहा कि आप दूसरी जगह रुके, मेरे घर रुकेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं रात्रि को 1-1:30 बजे के आसपास रवाना होकर के पैदल बालोतरा गए। अच्छा, समंदड़ी से बालोतरा। हाँ, उन्होंने कहा कि बालोतरा के अंदर चंपालाल जी बांठिया उस समय बाद में एमएलए बने थे। उस समय काफी बीजेपी अच्छे थे, उनका सुगा काफी अच्छे लोगों से था, तो वो गिरफ्तार नहीं हुए। संघ के कार्यकर्ता भी थे, जनसंघ के कार्यकर्ता रहे, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो मेरे भी दिमाग में था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वहां चले जाइए। मैं वहां गया, बड़े मुश्किल से पैदल और छकड़ों से क्रॉस करता हुआ बालोतरा सुबह 8-9 बजे तक पहुंचा होगा। अभी एग्जैक्ट टाइम तो ध्यान नहीं है, लेकिन थका हुआ। फिर उन्होंने मुझे भोजन करा करके सब, बाद में मैं नाकोड़ा 7-8 दिन तक, जब तक सूचना वापस नहीं आई तब तक वहां, तब नाकोड़ा मंदिर में रुका और इमरजेंसी का किया। फिर माननीय लक्ष्मण सिंह जी के यहाँ से मैसेज आया कि चूंकि आपके पीछे पुलिस है और सीआईडी भी लगी हुई है जी, तो आपको फिर कहीं देखेंगे। तो सत्याग्रह कॉल ऑफ होने के कारण बाद में भी भारतवर्ष में सत्याग्रह कॉल ऑफ हो गया। उसके बाद में हम 3 लोग थे जिसके ऊपर सरकार का और वॉच था, 2 जोधपुर के, एक में अच्छा, भूरा जी और डागा और एक में, 3 लोगों ने सत्याग्रह, भारतवर्ष का सत्याग्रह कॉल ऑफ हो गया, कहीं पर भी सत्याग्रह नहीं था। उसके बाद में हमने अपने आप को सरेंडर करके पुलिस के हवाले किया और फिर मैं करीबन 8-9 महीने जेल में रहा। इस संस्मरण से समझा जा सकता है कि जब आपातकाल था और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जो बात थी, उस समय किस तरह से संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन दांव पर लगाया, अपना करियर दांव पर लगाया, और कैसी कड़कड़ाती ठंड में आप कल्पना करके देखिए, रात को 1 बजे 1:30 बजे से कोई व्यक्ति चलता है समदड़ी से और बालोतरा तक वो पहुंचते हैं। निश्चित रूप से बड़ा संघर्ष जो है, और इन्हीं संघर्ष की कहानियों को हम इस श्रृंखला 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों के माध्यम से आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। 8-9 महीने जेल में रहना हुआ। कहाँ रहे जेल में? जोधपुर जेल में रहा था। अच्छा, और कौन कौन प्रमुख लोग थे वहाँ उस समय? माननीय कृष्ण मैया जी भी हमारे साथ में थे। माननीय राधा कृष्ण रस्तोगी उससे प्रांत संघचालक थे, हाईकोर्ट के टॉप एडवोकेट थे जी। गिरिराज किशोर जी शर्मा जो बाद में विष्णु परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बने, बीच में बीजेपी के राजस्थान प्रदेश के संगठन मंत्री भी बने थे शुरू में जी। जनसंघ था उसमें। जैसे ही उसमें गिरिराज किशोर जी वो एकदम श्वेत दाढ़ी और वो बिल्कुल भीष्म पितामह जैसे दिखते थे वो थे। और एक प्रोफेसर केदार शर्मा था, सोशलिस्ट पार्टी के थे। बाकी संघ के और बीजेपी के करीबन हम 300-350 लोग जेल में थे। जेल का भी कोई संस्मरण, कोई ध्यान? जेल का अनुभव बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं जेल का अनुभव बढ़िया है। मैं उम्र में सबसे छोटा जेल में था। अच्छा, सबसे बड़ी आयु के लोग तो खूब थे जी, लेकिन मेरी उम्र उस जेल के अंदर, जोधपुर जेल के अंदर सबसे कम उम्र का मैं जेल में था। 18-20 साल की आयु रही? नहीं, मैं चूंकि 16 साल की उम्र के अंदर, करीबन 16-16.5 साल की उम्र के अंदर प्रचारक विस्तार के नाते है। अच्छा। और करीबन ये समझ लो मैं 18-18.5 साल की समय थे उस समय। 74 के अंदर 75 उम्र में किया था, 16.5 साल का था। तो करीबन यही 17.5 साल की उम्र तक का मैं जेल में। 18 साल के भी नहीं हुए? पहले 18 साल के भी नहीं हुए थे। तो उस समय मैं जेल में था और जेल के अंदर सब हम लोग कैदी एक साथ मिलकर के, जितने मिसा और डीआईआर के अंदर हम लोग थे, सब भोजन व्यवस्था के अंदर पहले कॉफी संघर्षशीलता भोजन तरीके से नहीं देते थे, तो संघर्ष करते थे। कईयों को मारपीट भी पड़ा था, पुलिस ने मारा भी था, ऐसे कई उदाहरण है। लेकिन जेल के अंदर बाद में हमने सब शाखा का जेल में लगाते थे, सब शाखा प्रार्थना अच्छा करते थे। और फिर बाद में हमने मिसा और डीआईआर से पैसा लेकर के जेल से, फिर बाहर से जिसका संपर्क आने वाले लोग भोजन व्यवस्था को लेके आ जाते थे, घर से कोई फ्रूट्स लेके आ जाते थे। लेकिन माननीय कृष्ण भैया जी का निर्देश था, कोई भी अकेला नहीं खाएगा, जो भी आएगा सब मिल बांट के खाएंगे। तो घरों से जितना आता था वो प्लस जेल का जो राशन होता था जी। तो चूंकि मैं मेस के अंदर, भूला जी वो थाना सिंह वाले और मैं 2 मेस के इंचार्ज बना दिए थे। अच्छा। तो हम खुद ही रोटी बनाना, दूध देना, ये सारा सप्लाई करता था। और उस समय के अंदर मुझे 4 आदमियों का बड़ा सानिध्य मिला था। उसमें माननीय कृष्ण भैया जी, माननीय राधा कृष्ण रस्तोगी चाचा जी, और गिरिराज किशोर जी शर्मा और हरिशंकर जी बावड़ा। अच्छा। में 4 लोगों के साथ में, मुझे चारों बुजुर्ग थे। तो मैं कम से कम लास्ट में सबसे बड़े उम्र के, तो उनको मैं रात को दूध देकर के थोड़ा बहुत 8-9 महीने आप जेल में रहे। और उसके बाद में जब इमरजेंसी समाप्त हो गई
तो उसके बाद कितने समय तक लगभग रहे प्रचारक फिर आप? मैं उसके बाद में करीबन करीबन 6 महीने 7 महीने हो रहा। वहाँ बाड़मेर में ही रहना हुआ? बाड़मेर और नागौर दोनों। उस समय फिर क्योंकि इमरजेंसी हटी नहीं थी, तो फिर परिवार मेरा नागौर में रहता है। अच्छा। नागौर का मूल तंडाव मेरा गांव है, तो वहाँ का रहने वाला, इसलिए बीच में तक पिताजी अस्वस्थ हो गए, पिताजी का स्वर्गवास भी हो गया उसमें। और लास्ट विजिट के ऊपर मैं जाकर के जेल से छूट करके पिताजी से मिला था, इसलिए वो विस्तार प्रचार का काम मेरे दोनों टाइम में रहा। वापस जब आप लौट आए, विवाह हो गया, व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया, किन किन शहरों में रहना हुआ? विवाह बहुत बाद में हुआ मेरा। मैं जैसे ही जेल से छूट के आया कुछ 6-7 महीने के बाद में और प्रचार था। फिर उसके बाद में मैंने सोचा, मैं उस समय बीकॉम था, फिर मैंने सीए ज्वाइन करने के लिए मुंबई गया। अच्छा। तो मैं मेरा कार्यकाल में 78 से 82 तक मैं मुंबई रहा। मुंबई रहे 78 से 82 तक। और मुंबई के अंदर में एक अंधेरी पश्चिम नगर है जिसके अंदर जू भी आता है, और उसके अंदर में जो अंधेरी पश्चिम नगर का नगर कार्यवाह के नाते दायित्व निभाया। अच्छा। और वहाँ सीए भी किया, और उस समय भी मेरा काफी अच्छा कार्यकाल रहा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो इसमें प्रधानमंत्री जी, वो उस समय एक डॉक्टर रमेश मेहता करके जू चौपाटी के ऊपर रहते थे। बाला साहेब देवरस स्वास्थ्य लाभ के लिए 7 दिन वहाँ आए। अच्छा। तो मुझे वो 7 दिन तक बाला साहेब देवरस के साथ रहने का भी सानिध्य मिला। अच्छा। उस समय सरसंघचालक थे? उस समय वो सरसंघचालक थे, और सरसंघचालक के नाते गुरुजी का स्वर्गवास 73 केंद्र हो गया। सरसंघचालक थे, मेरे पास उस क्षेत्र के नगर कार्यवाह की दायित्व था, किशोर अवस्था थी। तो उनके साथ में रह करके रमेश जी मेहता के घर पे रहे। आज भी रमेश जी मेहता है, नरेंद्र भाई मोदी और उनका दोनों का अच्छा दोस्त है। बाला साहेब देवरस ने उस स्वास्थ्य लाभ रहते हुए मोदी जी को वहां बुलाया। अच्छा। और मैं उस समय गया था, तो मेरे को उस समय हमारे इस समय के प्रधानमंत्री जो है उनसे भी उस समय मुलाकात और मिलना जुलना हुआ। आपने भी कहा रमेश मेहता जी का और प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी का काफी अच्छा गहरा। ये आप जो बता रहे हैं रमेश जी मेहता और मोदी जी का तो मिलना जुलना और उनकी मित्रता है, आपका भी है? मेरा भी परिचय है। मित्रता तो चूंकि मैंने शहर नगर कार्यवाह के नाते 2 दायित्व निभाए, उसके नाते में उनके वो अच्छा व्यवसायी है, अच्छे इंडस्ट्रिस्ट भी है। वो विद्यानिधि स्कूल वहाँ जू पे चलती है, उससे पालक भी थे और संचालक थे। तो ये 4-5 वर्ष आपका मुंबई रहना हुआ, उसके बाद आगे जीवन कैसे क्या आगे निकला? आगे में उसके बाद में मैं नागौर आ गया, परिवार के अंदर आया, सीए हो गया, पर शादी हो गई। शादी होने के बाद में घर वालों ने कहा अकेला मुंबई कहाँ रहेगा। मैंने भी विचार बदला, मैंने एक इंडस्ट्री लगा ली। अच्छा। एडिबल ऑयल ऑयल का जो है नवयुग ऑयल एंड दाल मिल और नागौर एग्रोटेक लिमिटेड के नाम से मैंने एक फैक्ट्री लगाई, तेल मिल लगाई नागौर में, नागौर के अंदर। वो काफी समय तक मैं 94 तक, 82-83 से लगा करके 94-95 तक मैं नागौर था। अच्छा। इस बीच मेरे पास में जो है संघ के अंदर ही जैसे मैं नागौर शिफ्ट हुआ, तो पहले मुझे शहर जिला कार्यवाह, और फिर उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद का जो राम जन्मभूमि का आंदोलन चालू हुआ 1988-89 के अंदर योजनाबद्ध रूप से मुझे विश्व हिंदू परिषद का दायित्व दे दिया। क्या जिम्मेदारी रही? विश्व हिंदू परिषद में मैं जिला मंत्री रहा। फिर उसके बाद में कार सेवा शुरू हुई, तो कार सेवा समिति का मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, नागौर जिले का। नागौर जिला उस समय नागौर जिला एक ही था, डीडोना, नागौर, मेड़ता, सारा एक ही जिला। अब तो संघ दृष्टिकोण से 3 जिले हो गए, लेकिन उस समय वो एक ही जिला था। तो नागौर जिला का कार सेवा समिति का अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद का जिला महामंत्री था। कार सेवा का कार्यकाल भी बड़ा संघर्षमय था। रोज जैसे ही 89 की कार सेवा शुरू हुई, 90 की 89 का शिला पूजन और 90 की कार सेवा, उस समय सारा के सारा कार सेवा के अंदर भी हम रोज संघर्ष था। कलेक्ट्रेट में जाते थे, रोज हिंदू मुस्लिम राइट्स का मामला आता था। कार सेवा शिला पूजन के अंदर ज्योति राम ज्योति का था। हर दिन कुछ न कुछ आंदोलन था। संतों के साथ में भी खूब रहना हुआ। स्वामी प्रभानंद जी महाराज, जितम्बरा जी, स्वामी अखंडानंद जी, अपने अवधेशानंद जी जो अपनी इनके योगी जी के गुरु रहे, जो कार सेवा समिति के अध्यक्ष रहे, ये सब नागौर के अंदर प्रवास के नाते आते थे। क्योंकि मैं सबसे परिवार अच्छा था, तो लगभग सबका घर पे रुकना होता था, भोजन व्यवस्था होती थी। तो आपका भी जाना हुआ कार सेवा में? मैं कार सेवा में पहली जो कार सेवा थी उस समय तो हम नागौर से रवाना करके कुछ समय तक आगरा, उनको मेरा उद्देश्य कार सेवा में जाने का नहीं था, क्योंकि मुझे निर्देश था कि आप पूरा संयोजन कर रहे हैं जिले का, इसलिए आप पीछे रहिए। भेजने वालों में थे, लेकिन फिर भी मैं आगरा तक जाकर के वहाँ आगरा तक ही रोक लिया गया। अच्छा। तो फिर मैं आगे नहीं गया, आगे जाना भी नहीं था मुझे। मैं कुछ स्वयंसेवकों को लेकर के गया था, फिर मैं आगरा से रिटर्न होके आ गया था। और 92 की कार सेवा में
फिर से संघर्ष में स्थिति आई और मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों कार सेवा में गए। अच्छा, दोनों गए। मैं और मेरी धर्मपत्नी कार सेवा में, धर्मपत्नी को जाने का ऐसा हुआ, नंदलाल जी उस समय भी हमारे जिला का काम देखते थे, तो उन्होंने कहा कि उस समय वो विभाग प्रचारक हो गए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कार सेवा में जा रहे हैं तो मेरे को जाने के, अकेले को आप तो कार सेवा नहीं होता, आप नहीं जाओगे तो कोई दूसरे, उन्होंने कहा कि आपको जाना है। मैंने जाना तो निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन घर में संघर्षमय वातावरण बन गया और पत्नी ने कहा कि अगर आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। अच्छा। तो हमारी माता जी ने भी अनुमति दे दी कि ऐसे वातावरण के अंदर ये पीछे रह करके रह नहीं पाएगी। तो मेरी धर्मपत्नी भी आजकल वो सेविका समिति के प्रांत संपर्क प्रमुख है यहाँ पे। अच्छा, जयपुर के पूरा अंदर परिवार ही संगमय हो गया। तो वो भी हमारे कार सेवा में साथ गई और 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक हम कार सेवा अयोध्या में रहे। 6 दिसंबर को ढांचा टूटा जी। उसके बाद में ढांचा तोड़ने में मैं तो मुझे सुरक्षा में लगा दिया था, काल्पनिक रूप से चाहिए, या रात को योजना 5 दिसंबर की रात को योजना बना करके कि भाई 6 दिसंबर को सुबह इसको नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए नागौर जिला और जोधपुर विभाग को उसकी सुरक्षा में लगाया था। पर पत्नी वो लेनी थी तो, लेकिन वो फिर जैसे ही ढांचा टूटने लगा वो खुद, आज भी उसका फोटोग्राफ वगैरह को है उसके। अच्छा। तो वो दोनों उसमें लगे थे। मैं जरूर तोड़ने में नहीं था, बाद में जरूर हम लेके आए। अच्छा। और लास्ट में जब पूरा मंदिर बन गया उसके बाद में 8 दिसंबर को दोपहर को हम बॉर्डर एक्सप्रेस से वापस आए। और उसके बाद में भी क्या है कि वोट क्लब की एक रैली थी 25 फरवरी 1993 की। 25 फरवरी 1993 तक संघर्ष रहा। कुछ समय तक जैसे ही कार सेवा से आए उसके बाद में कुछ अंडरग्राउंड रहे, क्योंकि यहाँ सरकार चली गई थी भैरू सिंह जी की, और फिर सरकारों को बर्खास्त कर दिया था और कांग्रेस जैसे ही आया उस समय कुछ गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। तो हमारे को निर्देश मिला, लेकिन फिर भी 25 फरवरी को वोट क्लब की रैली से आया, आते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। गिरफ्तार करके मैं 6 दिन तक पूर्णतया, जैसे ही मैं जेल में गया, भूख हड़ताल पे था। अच्छा। पानी भी केवल पानी पे था। किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? कुछ नहीं, केवल आप कार सेवा में गए थे और कुछ आरोप कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही इधर आया। पत्नी फिर सत्याग्रह करके कम से कम 200-250 महिलाओं को लेकर के कलेक्टर के सामने धरना दिया। फिर 6 दिन तक रहने के बाद में मेरे को जरा हॉस्पिटलाइज कर दिया था। उसके बाद में जो है वो उन्होंने पत्नी के सत्याग्रह के बाद के कारण उन्होंने मुझे रिहा किया था। तो करीबन 6-7 दिन का फिर से एक नागौर, उस समय लेकिन नागौर जेल में थे, अंदर ज्यादा कुछ नहीं था। तो नागौर में फिर रहना हुआ, उसके बाद में जयपुर आ गए। नागौर से फिर वो 92 के बाद 94 तक में नागौर था। फिर बच्चों के एडमिशन को लेके, पढ़ाई को लेकर के मिसेज का वातावरण था कि जयपुर रहना, तो हम लोग 94-95 के अंदर जयपुर शिफ्ट हो गए। अच्छा। फिर यहाँ मैंने एक फैक्ट्री लिया, सनराइज रबर इंडस्ट्री लिमिटेड करके, फिर नागौर जयपुर शिफ्ट हो गया। फिर डिपो चलाया तेल का, अल्टीमेटली यही। तो ये जो आपकी यात्रा संघ की शाखा से जो शुरू हुई, वो विश्व हिंदू परिषद से होते हुए फिर लघु उद्योग भारती तक पहुंची। लघु उद्योग भारती में कैसे? नहीं, विश्व हिंदू परिषद से निकलने के बाद में मुझे वहाँ, वैसे नागौर के अंदर 1-2 साल के लिए मुझे सेवा भारती का जिला अध्यक्ष भी बनाया। नागौर में ही। अच्छा। फिर वहां से मैं जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ आते ही, शिफ्ट होते ही मुझे स्वदेशी जागरण मंच और लघु उद्योग भारती की चर्चा, लघु उद्योग भारती की चर्चा तो माननीय भैया जी और यहाँ जुगल किशोर जी और मूलचंद जी भाई साहब उस समय शायद प्रांत प्रचारक या विभाग प्रचारक थे। तो उन्होंने मुझे आते ही कहा कि आप या तो स्वदेशी जागरण मंच में लग जाइए कि स्वदेशी आंदोलन का मूवमेंट भी स्वदेशी अपनाओ। घर घर के अंदर पैम्पलेट देके के कौन सी स्वदेशी वस्तु कौन सी यूज करते हैं। तो इन सबको मैं विभाग के अंदर घूमते थे, जयपुर विभाग का। उन्होंने मुझे प्रांत कोषाध्यक्ष का दायित्व उस समय स्वदेशी जागरण मंच का दिया। अच्छा। जयपुर प्रांत का। और फिर लघु उद्योग भारती का भी साथ के अंदर पहले ऑफिशियली नहीं दिया था। फिर 96-97 के अंदर स्वदेशी वाला मामला पूरा हुआ। फिर माननीय कृष्ण भैया जी ने एक दिन कहा कि ओम जी राजस्थान के अंदर लघु उद्योग भारती को प्रारंभ करना। तो मैंने भैया जी से निवेदन किया था, लेकिन फिर भी उनका आग्रह था। उनका आग्रह मैंने कभी आज तक जीवन में टाला नहीं। उन जैसा प्रचारक तो सभी त्याग में होते हैं, लेकिन उनका जीवन तो बहुत संघर्ष में ही रहा। 1942-43 से लेकर जब वो प्रचारक निकले हैं, उसके बाद में लगातार एक टाइम भोजन किया। इसलिए भोजन करते थे, प्रचारकों को उस समय पूरा भोजन मिलता ही नहीं था। ठीक बात। और वो उसके समय तक, अंत तक, जब तक वो रहे, जब तक उन्होंने एक समय ही रात्रि को भोजन करते थे। उनका कहना मैंने कभी आज तक मेरे जीवन में टाला नहीं। तो उन्होंने मुझे दिया और मैंने उनसे कहा भी, मेरा भैया जी जयपुर में ज़्यादा परिचय नहीं है
और प्रारंभ करना पड़ेगा तो जयपुर से करना पड़ेगा। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें तो समय देने वाला व्यक्ति चाहिए, योग्य व्यक्ति चाहिए। तो उन्होंने जैसा कहा हमने उसको लिया, और उसके बाद में कुछ 3-4-5 लोगों की टोली, एक हमारे नवल जी बगड़िया है, एक महेंद्र जी गुप्ता है, मोहन जी खोज है, बुद्धकरण परशुरामपुरिया जी है, ऐसे 4-5 व्यक्तियों को लेकर के हमने ये लघु उद्योग भारती प्रारंभ की। तो धीरे धीरे ये लघु उद्योग भारती जो है उसका राजस्थान में इस प्रकार से लघु उद्योग भारती राजस्थान में बाद में हमने कोटा है, भीलवाड़ा है, देश भरतपुर में है। पहली स्थापना कब हुई लघु उद्योग भारती की स्थापना 94 में ही हुई है। 25 अप्रैल 1994 में लघु उद्योग भारती की स्थापना रही है। और स्थापना के समय से ही, चूंकि मैं स्वदेशी से जुड़ा हुआ था, तो मेरे से भैया जी ने चर्चा तो उस समय ही कर दी थी, आपको लघु उद्योग भारती में या स्वदेशी जागरण मंच में लगाना है। बीच बीच में जो लघु उद्योग भारती के नाते कोई विश्वामित्र जी बहल आए तो एक बात उनसे परिचय हुआ, लेकिन ऑफिशियली मुझे काम 1997 के अंदर मार्च प्रतिनिधि सभा के बाद, 97 में प्रतिनिधि सभा के बाद में मुझे ये काम दिया। तो जब वो काम मिला, वो काम करते करते फिर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की आपको जिम्मेदारी? मैं वो तो बड़ा लंबा काल हो गया। 96-97 के अंदर देने के बाद में हमने सबसे पहले जयपुर के अंदर स्थापना की, एक कार्यक्रम किया। प्रथम कार्यक्रम हमारा विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हॉल में हुआ। अच्छा। जिसमें महेंद्र जी गुप्ता को जयपुर प्रांत का अध्यक्ष बनाया था, और बुद्धकरण परशुरामपुरिया कोषाध्यक्ष थे, मोहन जी खोज को साथ में लगाया था, और माननीय भैया जी और कृष्ण भैया जी और हरिशंकर जी बाबड़ा उस समय डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जी। उनके हाथों से हमने शुभारंभ या विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हॉल में किया। फिर धीरे धीरे जब तक 2005-06 तक जो है हम, मेरे पास में 2001 तक तो प्रदेश संयोजक का दायित्व रहा। 2001 से 3 तक मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गया, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के राजस्थान का प्रभारी के नाते दायित्व था। तो उस समय तक कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, किशनगढ़, फिर आपके भरतपुर, अलवर, सब जगह जोधपुर, बालोतरा, पाली, बीकानेर, ऐसे काफी जगह इकाइयों का हमने काम प्रारंभ कर दिया, अलग अलग इकाई बन गई। स्वदेशी जागरण मंच का तो जो काम था एक प्रकार से जागरण का काम था, और बहुत से कार्यकर्ताओं को ये भी ध्यान में होगा कि उस दौर में जो जागरण पत्रिका राजस्थान से छपती थी पाथेगण, उसमें एक पृष्ठ पर पूरी सूची आती थी स्वदेशी वस्तुओं की, विदेशी वस्तुओं की, घर में जो नित्य प्रति हम काम में लेते हैं, टूथपेस्ट काम में लेते हैं, साबुन कैसा काम में लेते हैं, उनकी पूरी एक सूची आया करती थी। तो वो तो काम एक प्रकार से जागरण का समझ में आता है। लघु उद्योग भारती का किस प्रकार का काम रहता था? नहीं, स्वदेशी जागरण मंच में जैसे कहा ना, जागरण के काम के साथ में उस समय स्वदेशी मेले भी लगे थे। तो मैंने 3 मेलों में सह संयोजक का दायित्व निभाया है। अच्छा। उस समय मोहनलाल जी गुप्ता जो 3 बार एमएलए रहे यहाँ के, उनके वो संयोजक बनाए गए, मैं सह संयोजक बनाया गया था। क्या रहता था उनमें? 1999, 2000, 2001-2 के समय के अंदर मैंने स्वदेशी मेले भी लगाए, काफी अच्छे लगे। उन मेलों में क्या? मेलों में ये है कि मार्केटिंग का जो है स्वदेशी वस्तु अपनाने करने के हिसाब से स्वदेशी मेले थे, तो उसमें काफी स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करने वालों का एग्जीबिशन होता था। आपने स्वदेशी मेलों की बात की, आपके निर्देशन में स्वदेशी मेलों का आयोजन भी हुआ। एक दौर में ये चर्चा सामान्य समाज में होती थी कि संघ की तरफ से मानिए या स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से मानिए कि एक मंत्र दे दिया गया, और वो मंत्र मुझे ध्यान में आता है कि वीर सावरकर ने सबसे पहले विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, वहां से ये स्वदेशी का मंत्र चला। बाद में गांधी जी ने उस विषय को आगे बढ़ाया, अलग अलग महापुरुषों ने बढ़ाया। ये मंत्र तो उस समय से चला आ रहा था, लेकिन जो तंत्र की हम बात करते हैं कि आखिर उपयोग में तो लेना चाहिए, पर आपके पास विकल्प क्या है? तो बाबा रामदेव के, पतंजलि के प्रोडक्ट जब से आने लगे मार्केट में, तब से लोगों को लगने लगा कि हाँ, आपके पास हर एक चीज में बहुत सारे विकल्प हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं, या उसके पहले से भी बहुत सारे? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बाबा रामदेव ने उसको प्रचार और प्रसार करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी मूल के अंदर है। यह तो शुरू से महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी का नारा दिया था, वीर सावरकर ने भी दिया था, बाबा बाल गंगाधर तिलक ने भी दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, उसके माध्यम से देश के अंदर कैसे प्रचार किया जाता, उसको दिखाया था। हमने भी स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ का नारा देते हुए है स्वदेशी मेले। और नहीं, लेकिन जब व्यक्ति सामान्य रूप से एक पेस्ट खरीदने के लिए जाता था, तो उसको जो 5 ऑप्शन दिखते थे, उनमें से 4 विदेशी ही दिखते थे, और जो 5वां स्वदेशी का होता था उसका नाम नहीं दिखता था कहीं। ऐसे साबुन लेने के लिए व्यक्ति जाता था, डिटर्जेंट लेने के लिए जाता था, तो 10 प्रोडक्ट आपके सामने, 10 में से 8 आपको विदेशी दिखते हैं। वो इसीलिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कि वास्तव में 1991 के WTO ऑर्गेनाइजेशन के तहत जी सब लोगों को दिख रहा था कि जो इस समय लघु उद्योग भी खत्म होंगे,
और स्वदेशी का हार्म हो रहा था, जी। नुकसान हो रहा था, तभी इसीलिए हमने उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया। उसी समय की परिकल्पना 1991 के अंदर है। जी। उसी परिकल्पना के तहत हमने लघु उद्योग भारती 1994 में प्रारंभ हुई, यही सोच करके कि WTO और वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण कहीं भारत के अंदर ग्रामीण सूक्ष्म कुटीर उद्योगों को नुकसान नहीं हो जाए। उस तंत्र को ध्यान में रखते हुए 25 अप्रैल 1994 के अंदर एक लघु उद्योग भारती की स्थापना हुई। जी। स्वदेशी उसी का मूल आधार था। अच्छा। और इसी प्रकार से एक बात और ध्यान में रखने की है, बाबा रामदेव के जो योग आसन चलते हैं, जी। मैं खुद जब OTC में था, हालांकि उस समय तो हम देखते थे संघ के अंदर भी योग का एक कालांश होता था। बिल्कुल होता योग व्यायाम करते थे, आसन जितने भी है, प्राणायाम जितने हैं, प्राणायाम भी होने का प्रक्रिया थी सारी। लेकिन ठीक है, हम अपने 1 घंटे के कार्यकाल में उस समय नहीं चलाते थे। लेकिन बाबा रामदेव ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अब देश को इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके चले गए। अब आजकल योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी। तो ये स्वदेशी तो भारत का मूल आधार है। बिल्कुल। हर गांव के अंदर कुमार, खाती, सुनार ये सब रहते थे, सब स्वदेशी वस्तुओं को था। हर गांव अपने आप में इंडिपेंडेंट था। उस समय कोई विदेशी चीज यहाँ थी नहीं। और भारत सुई से लेके हवाई जहाज तक यह निर्माण करता था। भारत में आयात तो केवल सोने का होता था। लेकिन फिर ये स्थिति हुई ना कि जब आप बाहर बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो आपको ये सोचना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो स्वदेशी का है। तो क्या स्वदेशी जागरण मंच ने लोगों को जागरूक करने का तो काम किया, जागरण का तो, लेकिन क्या इस प्रकार से कुछ ब्रांड जो है वो बन जाए हर एक चीज में, इस पर भी कुछ काम रहा? नहीं, काम रहा है ना, कुछ प्रकार से प्रोत्साहन दिया। खादी ग्रामोद्योग भी करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज का कंपटीशन में, जैसे लघु उद्योग भारती की स्थापना, लघु उद्योग भारती भी तो ये करती है कि देश करेंगे तो लघु उद्योग भारती और स्वदेशी जागरण मंच का अल्टीमेटली टारगेट तो एक ही है। दोनों का टारगेट इसी विषय पर आने वाला था कि लघु उद्योग भारती में चूंकि आपने प्रारंभ से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, तो क्या गतिविधियां किस प्रकार की रहती हैं? हर एक संगठन का एक आधार होता है, निरंतर संपर्क होता है, कुछ सेमिनार होती हैं, बैठकें होती हैं, कार्यक्रम होते हैं। लघु उद्योग भारती में संगठन को खड़ा करना और उसका रिजल्ट वो क्या, किस प्रकार की आपको ध्यान में है भाई, नेम आपने लघु उद्योग भारती, हमने इसको कहते हैं जी। हमारा ध्येय वाक्य है उद्योग हित राष्ट्रहित। उद्योग हित राष्ट्रहित। राष्ट्रहित जी। राष्ट्रोद्धारो लघु उद्यमी, लघु उद्यमियों के द्वारा राष्ट्र का उद्धार। जी। तो निश्चित रूप से जब हमारा ध्येय वाक्य ये है, तो उसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रख करके हमने ग्रामीण, कुटीर, सूक्ष्म, लघु इस उद्योगों का एक राष्ट्रीय संगठन बनाया। इसके हितार्थ जो इनके ऊपर कोई कुठाराघात होती है, इनके ऊपर जो समस्याएं आती है, उनका समस्या का निवारण करते हैं। उद्योग के लोग, लगे हुए लोग केवल अपने व्यक्तिगत धनोपार्जन करने के लिए नहीं, तो उसका सोशली, सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसका उपयोग हो, उसके साथ रहने वाले ग्रामीण स्तर के अंदर या रोजगार में काम करने वाले लोग भी काम आए। जी। मैं तो चूंकि हर स्तर तक रहा हूँ, प्रदेश का संयोजक भी रहा, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा 2001 से 2003, फिर 2003 से 2009 तक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहा, फिर 2009 से 2011 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, फिर 2011 से 2015 तक राष्ट्रीय महामंत्री रहा, फिर 2015 से 2017 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, और अब तक भी मैं ईस्टर्न जोन का प्रभारी रहा हूँ। अब मेरे पास अभी ये जस्ट 2 दिन पहले ही मैंने उसे राष्ट्रीय कार्य समिति का ये लंबा एक कालखंड है। तो लघु उद्योग जो है, जानना ये चाहूंगा आपसे अभी इसमें कि ये जो इतना समय आपने काम किया लघु उद्योग भारती में, बहुत से व्यापारियों से, उद्यमियों से मिलना हुआ होगा, कोई ऐसी विशेष घटना आपको ध्यान में आती है कि इस घटना के कारण जो है कोई बड़ा परिवर्तन हुआ जो दर्शकों तक जानी चाहिए, लघु उद्योग भारती से संबंधित कोई बात? एक तो पहला घटनाक्रम तो है 1998 से जस्ट पहले 1998 में, चूंकि 96-97 से जुड़ा, 98 के जस्ट पहले जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो हमारे एक कार्यक्रम में आए। तब उन्होंने कहा, हमने कहा कि भाई इस लघु उद्योगों का भला नहीं हो पा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियां खूब आ रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि जब तक लघु उद्योग मंत्रालय अलग से नहीं बनेगा तब तक इसका भला नहीं होगा। अच्छा। तो वाजपेयी जी ने कहा ठीक है, मेरी अगर सरकार आती है, हमारी सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो हम लघु उद्योग मंत्रालय अलग से बनाएंगे ताकि लघु उद्योग के लोगों को सोचा जाए। तो हम उस समय दिल्ली के अधिवेशन में थे जी। और थोड़े दिनों बाद में वाजपेयी जी की सरकार बनी, और 1998-99 के दोनों जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो भारतवर्ष के अंदर लघु उद्योग मंत्रालय घोषणा की गई, पहली बार मंत्रालय बना। और हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, वो पहली भारत सरकार के अंदर लघु उद्योग मंत्री बनी। इसी प्रकार से
कहीं एक्साइज ड्यूटी में छूट है, मार्बल की एक्साइज ड्यूटी में छूट है, अलग अलग प्रकार से लेबर लॉज के ऊपर कॉन्सिडरेशन है, स्मॉल फैक्ट्रीज एक्ट कैसे आए, लेबर का भी भला हो, उद्योग जगत का भी भला हो, उत्पादकता बढ़े, इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ रिडक्शन हो, कम कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हम उत्पादन करें और सर्वाइवल हो। इस प्रकार की सारी योजनाएं, टेक्निकली उत्पाद समूह भी बने, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं। और प्रैक्टिकली उद्योग जगत के लोग, हमारे यहाँ मेंबर जो होता है जी, वो इंडस्ट्री होती है। अच्छा, व्यक्ति नहीं होता? व्यक्ति नहीं होता, इंडस्ट्री होती है। तो आज अभी भारतवर्ष के अंदर 61,000, अभी 2 दिन पहले ही समालका के अंदर हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो उस अधिवेशन के अंदर जो हमारा फिगर आया है वो 61,000 लाइफ आजीवन सदस्य हैं। तो 61,000 इंडस्ट्री यूनिट्स आजीवन सदस्य। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने संगठनों में देखा होगा कि व्यक्ति उसके पदाधिकारी होते हैं, व्यक्ति उसके सदस्य होते हैं, लेकिन लघु उद्योग भारती अपने आप में अनूठा संगठन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ व्यक्ति नहीं, यहाँ जो संस्था है, जो इंडस्ट्री है, वो सदस्य है। और इस समय लगभग 61,000 से अधिक इंडस्ट्रीज जो है वो लघु उद्योग भारती के सदस्य के रूप में पंजीकृत उनको हम कह सकते हैं। अपने आप में एक बड़ी बात है 61,000 से अधिक इंडस्ट्रीज जो है। और कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है कि जब संघ विचार परिवार की विविध कार्यों की आनुषंगिक संगठनों की बात होती है तो कहा जाता है कि हर एक क्षेत्र में संघ के माध्यम से जो संगठन बने हैं वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में वो सिरमौर हैं। जब बात होती है किसानों की तो भारतीय किसान संघ की बात हो जाती है, अखिल भारतीय मजदूर संघ की बात होती है, विद्या भारती की बात होती है, अनेक क्षेत्रों की आप बात करके देख सकते हैं। और ये जो प्रारंभ में इस श्रृंखला के इस एपिसोड के प्रारंभ में मैं जो कह रहा था कि स्वयंसेवक संघ की शाखा में तप के माध्यम से जिस तरीके से आगे बढ़ता है वो समाज जीवन के जिस क्षेत्र में जाता है वहां फिर उसका प्रभाव का प्रकटीकरण वो निश्चित रूप से दिखता है और वो परिणाम के रूप में भी दिखता है। ओम प्रकाश जी मित्तल से बात हुई तो इसमें यह भी बात निकल कर आई कि जो केंद्र सरकार में लघु उद्योग मंत्रालय है, ये मंत्रालय भी लघु उद्योग भारती के प्रयासों के बाद में ही निश्चित रूप से बना है। लंबी चर्चा हो सकती है, बहुत लंबा आपका अनुभव भी है, एक सामान्य स्वयंसेवक से लेके और एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की ये यात्रा निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायक यात्रा है। जानना ये चाहेंगे कि आपके जीवन में, जैसे आपने प्रचारकों की बात की, नंदलाल जी की बात हुई, कृष्ण भैया जी की बात हो गई, इसी प्रकार से प्रचारक तो फिर भी कम संख्या में होते हैं, गृहस्थी कार्यकर्ता जो है उनको संघ कार्य का आधार कहा जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में वो लोग रहते हैं। तो आपके जीवन को गढ़ने में ऐसे संघ के कुछ गृहस्थी कार्यकर्ताओं का किसी का कोई आपको ध्यान में आता हो तो उनका नाम? निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा है कि मैं प्रचारक विस्तारक के नाते बाड़मेर रहा। देखो, गृहस्थी कार्यकर्ता और प्रचारक की आपने कहा तो पहले तो मैं आपको भूमिका बता देता हूँ थोड़ा जी। प्रचारक एक बेक में स्वयं त्याग के जीवन करके हमेशा पीछे रहते हुए कार्य करता है। गृहस्थी कार्यकर्ता का जीवन काल अगर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, उनका अपना समयानुकूल और समाज के अंदर उनकी प्रतिष्ठा अगर रहती है तो उसका प्रभाव एक अलग होता है। एक तो बाड़मेर के अंदर हमारे पुखराज जी गुप्ता करके, अब तो स्वर्गवास हो गया, पहले हमारे नगर कार्यवाह थे, फिर जिला कार्यवाह रहे, फिर जिला संघ चालक रहे, इस प्रकार से थे। लेकिन वास्तव में मेरे जीवन में उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा आधार था। लोग घड़ी मिलाते थे, वो शाम को साइकिल पे निकलते थे। अच्छा, उनके समय इतना पंक्चुअल थे कि लोग घड़ी मिलाते थे कि गुप्ता जी निकले तो सेकंडों का फर्क नहीं रहता था कि उस समय इनकी साइकिल निकलेगी। इसी प्रकार से व्यक्तित्व का धनी, बहुत त्यागमय जीवन इस प्रकार से रहा। ऐसे कैसे जब मैं बंबई के अंदर संघ कार्य के लिए निकला तो हमारे एक विमल जी केडिया जो उस समय मेरे पास में भाग कार्यवाह के नाते काम कर रहे थे, मैं नगर कार्यवाह था। जब बाला साहब देवरस वाले मैंने घटना जो आपको बताई उस समय वो भाग कार्यवाह थे, बाद में महानगर कार्यवाह बने, गांव विकास में थे। आज जो केशव सृष्टि दिखती है वो केशव सृष्टि जो भारत का बहुत बड़ा एक संघ का प्रकल्प है मुंबई के अंदर, भयंदर के अंदर, उस केशव सृष्टि के निर्माण में उन्होंने मुझे उस समय प्रारंभ में लेके नींव के अंदर लगाने में साथ में थे। वो व्यक्ति भी अपने आप में समय का पंक्चुअल, बहुत त्यागमय जीवन। मुंबई जैसी महानगरी के अंदर एक इतना प्रतिष्ठा का प्रश्न था, तो प्रतिष्ठा के अंदर इतनी थी कि जिसको जितना रुपया देने के लिए कह दिया, संघ के कोई कार्यक्रम के लिए या कोई केशव सृष्टि के लिए या ग्राम विकास के लिए या कोई डोनेशंस के लिए या ब्लड डोनेशन प्रोग्राम के लिए, तो जिसको जितना कहा उतना पैसा, कोई 1 रुपया भी कम नहीं करता था। अपने आप उनका एक व्यक्तित्व ऐसा था। तो ऐसे व्यक्ति के जीवनों से और भी कई हैं। बीरना के अंदर हमारे कई कार्यकर्ता रहे, मिलाप चंद जी माथुर रहे जो हमारे जिला संघ चालक थे,
नारायण जी टाग है, इस प्रकार से रहे। नागौर के अंदर भी हम हमारे कई स्वयंसेवक इस प्रकार है, रामसूत्री भाटी है, नेमिचंद जी सिंह को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो एक ऐसे प्रख्यात विज्ञान थे और बहुत बड़ा उनका कार्यकलाप था। उनको मेरे सानिध्य संघ में भी मिला, विश्व परिषद में भी मिला, जयपुर में भी है। लेकिन एक जीवन को गढ़ने के अंदर जो हमारा कार्यक्रम में मिला, वो मैं निश्चित रूप से याद करता हूँ। आपकी ये जो संघ की यात्रा है लगभग 54-55 वर्ष के आसपास की हो गई है। उस दौर का संघ जो आपने देखा था, आज का संघ आप देख रहे हैं, कैसे तुलना करते हैं? उस समय क्या कहें, उस समय के विस्तारक और प्रचारक को भोजन की उपलब्धता नहीं। मैं स्वयं जब बाड़मेर के अंदर गया हूँ तो हम वेट करते रहते कि टिफिन लेके कोई आएगा या किस कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करना है। जब कार्यकर्ता भोजन करने जाते थे तो कभी अच्छा तो कभी बुरा। नॉर्मल परिवार में गए तो ऐसा रुकी सुखी भी खाना था, तो कुछ अच्छे परिवार गए कई बार भोजन से दूर भी रह जाते, भोजन नहीं भी हो पाता। और संघ की शाखाओं के अंदर भी और इस प्रकार से कोई व्यवस्था हमने तो उस समय उपलब्धता साइकिल की भी नहीं हो पाती। ऐसे दौर के अंदर बहुत पैदल चलना, साइकिल से चलना, फिर कार्यक्रम के नाते बस में से निकलना, ये सारी व्यवस्थाएं होती थी। सड़क विशालता कार्यक्रम भी छोटी छोटी चीज के लिए ध्यान देते थे। मैं माननीय पुष्प मिया जी का एक उदाहरण, मैं यहाँ जयपुर के अंदर 1958 का विधानसभा ये संघ कार्यालय से सूचना आई कि माननीय में गोविंदाचार्य की पूरे राष्ट्रीय समिति में भाजपा थी, वो यहाँ चुनाव के लिए आने थे तो बस से आए थे। अच्छा, गोविंदाचार्य जी राष्ट्रीय संगठन से होते हुए मुख्यमंत्री गोविंदाचार्य जी बस से आए थे। उनके सिंधी कैंप से बाथरूम लाने के लिए मैं उसको लेने के लिए गया। अच्छा, और इसको लेने के लिए गया तो बुलाकर गया, बाकी वो कार्यालय के तो गोविंदाचार्य जी को छोड़ा, मैं चिंता में बैठे थे। पहले गोविंदाचार्य जी नमस्ते की, फिर चिंता में बैठे थे। मेरा भैया आज आप सोच रहे, अरे बोले क्या सोच रहा हूँ, मैंने वेतन बना के दिया है। मैंने मेरा वेतन महीने का 45 रुपया, अभी जो है वेतन जो है ये 7 रुपये। मैं सोच रहा था महीने भर में 15 रुपये मेरे जीवन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर। वो केवल एक कुछ नहीं करते थे, भोजन एक टाइम करते थे, धोती केवल 2 धोतियों मेरे घर पे बोलते। तो मैं कई बार उनको कहता था कि धोती फिर आप ले लीजिए, तो कहते थे मैं 3 धोती करता हूँ, 2 धोती, एक कभी कभी बारिश के मौसम में हो रहा है तो मैं एक एक्स्ट्रा अंदर रखता हूँ, देख के भी उतनी चलता हूँ। मना कर देते थे, बोले मेरे पास अभी धोती फटी नहीं है, मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं, तो धोती अपने हाथ से दे देते। मैंने जब आवश्यकता होगी तो मैं दे दूंगा, किसी प्रबंधन का नहीं देगा। और उसका एक जीवन काल था, एक संगत में भी हमने 100 दी है, हमारी फंड दी है, प्रचारकों का जीवन भी और गृहस्थी कार्यकर्ताओं का जीवन दूसरी प्रकार प्रभावशाली। और वास्तव में तो गृहस्थी कार्यकर्ता है वो समाज में एक प्रभाव छोड़ता है। उस समाज के प्रभाव से संघ के अंदर विभिन्न प्रकार के स्वयंसेवक शाखा में व्यक्ति निर्माण के लिए जुड़ता है। और प्रचारक इन गृहस्थी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन करने के लिए उसके जीवन काल से गृहस्थी कार्यकर्ता आगे, तो प्रचारक और गृहस्थी कार्यकर्ताओं का सामंजस्य जी वो संघ को देखे करता है। प्रचारक कभी भी फ्रंट में नहीं आता, कभी फ्रंट में नहीं आता था। प्रचारक कभी भी राजनीति के क्षेत्र के अंदर भी या कोई अपने इसके कलेक्शन को किसी प्रकार का कोई निधि का कलेक्शन हो विष्णु प्रसिद्ध के लिए संघ के लिए, कोई संघ का डायरेक्ट कोई कलेक्शन पता नहीं है, प्रोडक्शन से काम चलता, लेकिन कोई न कोई प्रकल्प जैसे संस्कृति निधि है, सेवा भारती के लिए है, इस प्रकार के जब भी कभी कोई राम जन्मभूमि के लिए है, तो मोस्टली संघ के कार्यकर्ता फ्रंट में रहते थे, गृहस्थी कार्यकर्ता रहते थे। आपने अभी बात कही गोविंदाचार्य जी की, जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के 1998 के आसपास का आप संस्मरण बता रहे थे कि वो दिल्ली से जयपुर बस से आए, आप सिंधी कैंप उनको लेने के लिए गए, कोई उनका सचिव, कोई पीए, कोई सहयोगी इस तरह का? इस समय कोई नहीं था, वो खुद अकेले थे। मैं स्कूटर लेके गया, पीछे लेके गया और वो भारतीय बहुत पहले थे। ये दर्शकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या आप आज के इस दौर में कल्पना कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री
और वो बस से चलकर आ रहे हैं, एक साधारण सामान्य कार्यकर्ता एक टू व्हीलर एक स्कूटर लेकर जाते हैं, उस पर बैठते हैं और संघ कार्यालय पहुंचते हैं। आज अलग अलग प्रदेशों में जो संगठन महामंत्री हैं वे भी संघ के ही प्रचारक होंगे, अखिल भारतीय संगठन महामंत्री होंगे, प्रदेशों के संगठन महामंत्री होंगे। उनके जीवन की तुलना यदि गोविंदाचार्य जी से की जाए तो मुझे बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है। कोई आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन एक आत्ममंथन का विषय जरूर है। और मैं चाहूंगा कि दर्शकों की इस बात पर प्रतिक्रिया अवश्य आए कि ये जो समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, राजनीति भी उसी का एक अंग है, उससे अलग नहीं है। इस तरह के आपके पास भी यदि कोई संस्मरण हो तो आप भी कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। चलते चलते आपसे जो है, अब जो संघ से नई पीढ़ी जुड़ रही है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? संघ का शताब्दी वर्ष आ रहा है, तो उस शताब्दी वर्ष पर जो नई पीढ़ी, नए लोग टेक्नोलॉजी से भी आजकल तो जुड़ने लगे हैं, पहले तो शाखा और खेल से ही जुड़ते थे, तो अलग अलग आयाम जो खुल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे नए कार्यकर्ताओं को? निश्चित रूप से समय के अनुकूल समय का परिवर्तन है। समय परिवर्तन का नई पीढ़ी आ रही है। नई पीढ़ी में से संघ के कार्यकर्ता, संघ के अधिकारियों के निवेदन है कि नई पीढ़ी में कई प्रकार के लोग जुड़े, लेकिन जुड़ने वाले लोगों का बहुत सावधानी से ध्यान रखें। तो स्वार्थ बस जुड़ रहा है वो जुड़ेगा। हिंदू समाज का संगठन है, हिंदू समाज में सब प्रकार के लोग आपके पास आएंगे, लेकिन दायित्व किसको देना, आगे किसको बढ़ाना, ये संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में ध्यान रखेंगे। दूसरा, युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ेगी। हमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। डिजिटल मामला आ रहा है या कहीं और आ रहा है तो उसको उपयोग भी करना पड़ेगा। ज्वाइन आर से शुरू हो गया, तो उसमें भी आना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से बेसिक चीज को कभी नहीं, आधार को कभी नहीं भूलना चाहिए। आधार हमारा व्यक्ति निर्माण है। हम शाखा के अंदर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तैयारी करते हैं। वो उस प्रकार से 1 घंटे की शाखा से कार्यकर्ता घटता है, तो धीरे धीरे कार्यकर्ता जब घट जाता है तो उसके बाद में उसको आगे बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी चीज अधिकारियों की और प्रचारकों के जो दायित्व में है उनके लिए है। आजकल हमारे यहाँ एक वर्षों से चला है कि प्रचारकों या अधिकारियों की गणेश फेरी करने वालों को, गणेश की परिक्रमा करने वालों को आगे नहीं बढ़ाओ। अगर गणेश की परिक्रमा करने वालों को आगे बढ़ाओगे या केवल कुछ अधिकारियों के दिन भर साथ में रह करके मीठी मीठी बातें करने वालों को आगे बढ़ाओगे तो जीवन हमेशा कहीं न कहीं जाकर के एक्सीडेंट होगा। और उस एक्सीडेंट का परिणाम जिस संगठन में हमें, चाहे वो आनुषंगिक संगठन है, चाहे वो संघ का संगठन है, कहीं न कहीं उसका परिणाम निश्चित रूप से आगे जाके होगा। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए हमेशा हमें सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। ये हमेशा एक संदेश है। शताब्दी वर्ष के अंदर हम सब लोग जो है पंच प्रण के अंदर लगे हुए हैं। तो मैं ये इस आपके माध्यम से एक ध्यान देना चाहता हूँ। इस शताब्दी वर्ष के अंदर हम घर घर संपर्क करेंगे। माननीय परम पूज्य सतनाम का जो आह्वान है, संघ का जो आह्वान है, हर घर तक हमें पहुंचना है। पंच परिवर्तन, पंच प्रण का भी ध्यान दे तो हम सामाजिक समरसता है, हम पर्यावरण संस्करण है, पर्यावरण को बचाना है। हमारे कुटुंब प्रबोधन के अंदर हम घरों के अंदर खूब अच्छे तरीके से धार्मिक वातावरण के अंदर, आत्मीय वातावरण के अंदर, प्रेम पूर्वक वातावरण के अंदर अच्छे संदेश के साथ में हम घर के पास पोशाक हमको खूब अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी सौ का जागरण, गौरव को भी विस्तृत अपनाएं और फिर राष्ट्रीय नागरिक कर्तव्य के ऊपर भी हम बहुत ज्यादा ध्यान दें। इन पंच प्रण को अगर ध्यान देते हुए सामाजिक संरचना, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, सौ का जागरण और नागरिक कर्तव्य, इन 5 बातों के ऊपर अपन आगे और बढ़ते जाएंगे। इस 5 संदेशों को संघ शताब्दी वर्ष में हर घर पहुंचाएंगे। हर हिंदू समाज जागृत होगा। हिंदू का परिवार अगर इस प्रकार लगा और हर परिवार का सदस्य केवल खुद शाखा में नहीं, तो परिवार के जितने सदस्य वो सब शाखा में जाए। जैसे मुझे एक बात का बहुत बड़ा गौरव, मैं संघ से जुड़ा, बचपन से जुड़ा, अभी तक 54 साल के अंदर मेरे कभी भी दायित्व विहीन नहीं रहा। हमेशा जिम्मेदारी, हमेशा कुछ न कुछ जिम्मेदारी रही। पहले घटना एक से लगाकर जिम्मेदारी रही तो आगे जाके बढ़ते जिम्मेदारी रही। और इसी प्रकार से कोई विविध क्षेत्र में मेरा दायित्व रहा। मेरी धर्मपत्नी जो है प्रांत की सेविका समिति की सेवा, प्रांत संपर्क प्रमुख। एक बेटा महानगर के अंदर सीए शाखा मिलन का प्रमुख है। एक अविरल जो है वो आपका संपर्क प्रमुख है। वेदांत अभी आजकल कानपुर रहने लग गया, लेकिन वो भी वहाँ सेवा भारती का जिला सचिव भी है, लघुदेव भारती का
उपाध्यक्ष भी है, प्रांत की टीम में भी है, पूरा परिवार जो पूरा है। परिवार लगाया, बच्चे भी जो है, बच्चे भी तो इसमें मुझे परम पूज्य बाला साहेब देवरे से लगा करके सर संचालक मोहन जी भागवत के साथ में रहने का, घर पे रुकने का, करने का भी सानिध्य मिला है। तो माननीय ब्रह्मदेव जी जो मैं 75 का कार्यकाल बता रहा हूँ, जो प्रांत प्रचारक थे, जी। उससे लगा करके अभी के निर्मल राम जी क्षेत्र प्रचारक है, वहां तक सभी क्षेत्र प्रचारक ने और सबके परिवार को भी सानिध्य मिला है, मेरे को खुद को सानिध्य मिला है। मैं ईश्वर का एक आशीर्वाद मानता हूँ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, इन सब प्रचारकों का आशीर्वाद मिलता है और सब दृष्टिकर्ताओं का एक अच्छा मुझे संपर्क मिला, इनके संदेश भी मिला, उसके कारण आज उस परिवार के अंदर अच्छा संस्कार परिवार, इसलिए इस दृष्टिकोण से मुझे अपने आप को गौरव है। ओम प्रकाश जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत लंबी चर्चा भी आपसे हुई, बहुत सारे आपने अनुभव बताए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि संदेश के रूप में ओम प्रकाश जी मित्तल ने जो बात कही है कि ये अलग दौर है और इसमें सब तरह के लोग संघ के नजदीक आने का भी प्रयास करते हैं और संघ का तो काम भी है कि जो भी आएगा सभी को जोड़ेंगे, सभी को संगठित करना है। हिंदू राष्ट्र को संगठित करने का जो भाव है वो है, लेकिन जिम्मेदारी किसको दी जाए, इसमें किस तरह से सावधानी रखी जानी चाहिए, ये एक प्रकार से सचेत करने का काम भी ओम प्रकाश जी मित्तल ने इस चर्चा के भीतर रखा है। साथ ही साथ ये भी बात रखी है कि संघ का जो शताब्दी वर्ष है उसमें घर घर जाकर संपर्क करना है और पंच प्रण की भी बात यहाँ हो गई है, घर घर संपर्क की बात हो गई है। कई साक्षात्कार हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत किए हैं और उसमें बात सार रूप में यही आती है कि हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने का काम है, सब में समरसता बढ़ाने का काम है, कुटुंब प्रबोधन का काम है और अपने अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन का काम है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ही संघ की ये यात्रा जो 1925 में प्रारंभ हुई थी अपने शताब्दी वर्ष तक पहुंची है, क्योंकि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देश को आगे रख के काम करता है। नेशन फर्स्ट एंड वैल्यू मस्ट, इस भाव को व्यक्ति जीता है तो कोई देश फिर पीछे कैसे रह सकता है। ये देश और आगे बढ़े, भारत माता पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर पुनः स्थापित हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, किस तरह की लगी ये चर्चा, आप कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही नई शख्सियत के साथ और जानेंगे उनके भी संघर्षों के किस्से। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।